गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का चैप्टर 7 जो कि है आपका स्टोर्स मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसके एमसीक्यू हम लोग जो है देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका मिनिमम स्टॉक इज डिफाइंड एज, यानी कि न्यूनतम स्टॉक क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये आपका जो है सिंपल सा आपका जो है फार्मूला पूछ रहा है। और तो इसका फार्मूला हमेशा याद रखिए। इसका फार्मूला होता है वीकली कंजप्शन गुणे अवेलेबल टाइम इन वीक। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये आपका जो भी होता है मिनिमम स्टॉक ये वीकली होता है, यानी कि साप्ताहिक होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ साप्ताहिक की ही बात होती है और ये जो है प्रोडक्ट होता है, गुणा होता है किसका, वीकली कंजम्पशन, यानी एक हफ्ते में आपका कितना उपयोग हुआ, कितनी खपत हुई और टाइम कितना आपके पास अवेलेबल था। ठीक है, उस हफ्ते में उसका गुणा कर दिया जाता है और जो आपका सेफ्टी मनी होता है उसको हम लोग जो है ऐड कर देते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिनिमम स्टॉक लेवल को हम और क्या कह सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपके जो स्टॉक होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है मिनिमम स्टॉक यानी कि न्यूनतम स्टॉक, और दूसरा आपका होता है मैक्सिमम स्टॉक यानी कि अधिकतम स्टॉक। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपका कह रहा है मिनिमम स्टॉक को हम और क्या कह सकते हैं, यानी कि वो आपसे इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। ठीक है ना, वो आपसे इसका जो है दूसरा नाम पूछ रहा है। तो न्यूनतम स्टॉक का दूसरा नाम और क्या होता है, तो आपको याद रखना है मिनिमम स्टॉक यानी कि न्यूनतम स्टॉक का दूसरा नाम जो होता है वो होता है आपका सेफ्टी स्टॉक होता है, यानी कि सुरक्षा भंडार, और बफर स्टॉक भी होता है यानी कि सुरक्षित भंडार। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों हम लोग कह सकते हैं, मिनिमम स्टॉक को सेफ्टी स्टॉक भी कह सकते हैं और बफर स्टॉक भी कहते हैं। तो ये आपका जो है सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वो आपसे कह रहा है कि मैंने आपको बताया स्टॉक जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं, मिनिमम स्टॉक, न्यूनतम स्टॉक, और मैक्सिमम स्टॉक यानी कि अधिकतम स्टॉक। अब वो आपसे कह रहा है कि अधिकतम स्टॉक का क्या फार्मूला होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है अधिकतम स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूनतम स्टॉक प्लस पुनः आदेश मात्रा जो होती है यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी उसका एडिशन होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो ए पॉइंट होगा वो सही हो जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक यानी कि अधिकतम स्टॉक बराबर क्या होगा, न्यूनतम स्टॉक यानी कि मिनिमम स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपका इसमें ए आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या कह रहा है वो। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि इंडेक्सिंग ऑफ स्टोर्स इज डिफाइंड एज, यानी कि जो स्टोर्स की इंडेक्सिंग होती है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इंडेक्सिंग है ये क्या होता है और स्टोर्स हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए स्टोर्स क्या होते हैं। जो स्टोर्स होते हैं जहां पे आपकी जो इन्वेंट्री होती है। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपका स्टॉक होता है और जो आपका माल होता है जहां पे वो रखा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। ठीक है, और वो कहाँ रखा जाता है, उस वो स्टोर्स में रखा जाता है।
जो आपका माल, जो आपका जो भी मटेरियल है वो स्टोर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री, ठीक है। और जहां वो रखा जा रहा है उसको बोलेंगे स्टोर्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग जो है क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग जो है क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडेक्सिंग जो है क्या होता है। अब देखिए इंडेक्सिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जितने भी सारे आपके स्टोर्स होते हैं, है ना, जितने भी सारे आपके स्टोर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आपके जो भी स्टोर के अंदर आपका जो भी मटेरियल है वो स्टोर करके रखा जाता है, कि जैसे जैसे हम लोगों की जो है डिमांड बढ़ती जाएगी तो हम अपना इन्वेंट्री से निकाल लेंगे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो स्टोर है, भाई ये स्टोर क्या है, ये कोई छोटे मोटे स्टोर तो होते नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल के स्टोर होते हैं, है ना। ये जो है बहुत हाई लेवल के स्टोर होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ही लंबे तौर पे स्टोर होते हैं, बहुत लंबे उसका जो है हाई क्वांटिटी का सामान इसमें स्टोर होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा नंबर्स में स्टोर होता है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो अब सामान तो आपने स्टोर कर दिया, बट जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको कैसे निकालोगे। जब आपको, भाई आपके सामने सपोज करिए हजारों सामान रखे हुए हैं स्टोर में, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यही आपको पता करना है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। तो यही पता करने के लिए हम जो भी हमारा जो है मटेरियल होता है उसमें हम लेबलिंग कर देते हैं, उसमें हम लेबलिंग कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में अपने सिंबल्स में, जिससे जब हमें निकालने जाए जो भी रिक्वायरमेंट हो हमारी, तो मटेरियल हमें आसानी से मिल जाए। तो यही पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्सिंग बोलते हैं। यही पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो आपको क्या पता चल गया कि जो भी मटेरियल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई नंबर्स में रखे हुए हैं, लार्ज नंबर में रखे हुए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मटेरियल कहाँ रखा है, तो वो पता करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, एक सिंबल्स बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका एक कोड होता है, ठीक है। वो कोड आप लिख देते हैं मटेरियल के ऊपर, जिससे आपको ये पता रहे कि इस कोड का मटेरियल यहाँ रखा है, और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप तुरंत वहां चले जाएंगे। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। यानी मटेरियल्स में हम लोग अपने सिंबल्स शॉर्ट फॉर्म में लेबलिंग कर देते हैं, जिससे हम लोगों को पता चल जाए। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इंडेक्सिंग ऑफ स्टोर्स इज डिफाइंड एक्स, यानी कि इंडेक्सिंग जो स्टोर्स के अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि मार्किंग ऑफ मटेरियल्स, मार्क बना देते हैं, सिंबल्स बना देते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, है ना, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंडेक्सिंग। ये आपके एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में नहीं भी आता है तो आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का आएगा, है ना। और इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे वो पूछ लेगा। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीनिंग ऑफ BS609 क्या है। तो अब देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है इंडेक्सिंग, बताया है आपको क्या, इंडेक्सिंग, ठीक है। तो देखिए इंडेक्सिंग में आपका क्या कहते हैं, क्या है कि ये जो है क्या कहते हैं इंडेक्सिंग में, अब देखिए ये क्या कह रहा है, BS609, BS609 आपसे कह रहा है, इसका मतलब क्या है, सिंपल आप ये बता दीजिए। तो इसने इंडेक्सिंग कर दी है, लेबलिंग कर दी है एक अपने कोड में, ठीक है। तो वो सिंपल सा पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखना है जो आगे के जो शुरू के जो दो सिंबल होते हैं,
तो जैसे अब इसका BS लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है, जो भी आपका मटेरियल है, तो यहाँ पे आ जाएगा किस मटेरियल का वो बना हुआ है। तो आप सिंपल सा बोल दोगे B से आपका ब्रास का बना हुआ है, यानी कि पीतल का। और S का मतलब क्या है कि वो मटेरियल का नाम, कि वो मटेरियल क्या है। भाई B का मतलब क्या हो गया कि वो मटेरियल किससे बना हुआ है, और S का मतलब क्या हो गया कि उसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे आपका क्या आता है, नाम आता है। ठीक है, पहले पोजीशन में क्या आएगा, किस से बना हुआ है, और दूसरी पोजीशन में आपका जो है नाम आता है, नेम। ठीक है, यानी जो भी आपका मटेरियल है वो क्या है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका स्क्रू है, यानी कि आपका जो पेंच है वो है। उसके बाद आपके 2 नंबर और लिखे हुए हैं, वो क्या लिखे हुए हैं, उसके बाद ये लिखा हुआ है आपका 609। ठीक है, तो ये जो आपका लिखा हुआ है, जो फर्स्ट नंबर है, ये क्या होता है, ये आपका लेंथ होता है। ठीक है, और जो आपका सेकंड नंबर है, ये दोनों नंबर क्या होते हैं, ये आपके ब्रेथ होते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, है ना। ये हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप तुरंत जो है इसी लॉजिक को यूज करेंगे और अपना जो है ऑप्शन आप चेक करेंगे तुरंत। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देख लीजिए आप, इसमें आपको जो भी मैंने बताया थ्योरी, तो वो आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रही है ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको ए ऑप्शन में मिल रही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बाकी आपके जो है सारे गलत हो जाएंगे, है ना। ये सारा, ये आपका बी गलत है, और आपका सी गलत है, और आपका डी गलत है। तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये हो गई आपकी इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट नंबर होता है वो लंबाई होती है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो लंबाई होती है, और आखिरी के 2 नंबर होते हैं वो चौड़ाई होती है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे 609 की जगह अगर वो आपको कोई और नंबर दे देता, मान लीजिए आपको उसने 815 नंबर दे दिया, है ना। भाई 609 की जगह उसने 815 नंबर दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे, आप ये जो मैंने क्या बताया था आपको, जो पहला होता है वो लंबाई होती है, तो 8 आपकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो 8 mm हो जाएगा वो। इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, लंबाई गुणी चौड़ाई। और बाकी जो 2 हैं वो क्या है, चौड़ाई है, यानी कि 15 mm आपकी चौड़ाई हो जाएगी। और ये तो आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट डायमेंशन हमेशा मिलीमीटर में ही लेते हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो आई होप ये आपके जो है समझ में आ गया होगा, और मेरा एम था कि आपको जो है ये अच्छे से ये वाला टॉपिक समझाएं, इंडेक्सिंग, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फिर भी अगर आपके नहीं समझ में आया हो, तो जो भी नहीं, एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, और जो भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार जो है क्या कहते हैं, आप जो है पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जो है पूछ लीजिएगा, या मेरा क्या कहते हैं होम पेज पे जाइएगा, तो वहां पे मेरा मेल आईडी वगैरह सब, फोन नंबर वगैरह सब है, तो आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द रीऑर्डर पॉइंट। अब देखिए वो क्या कह रहा है, रीऑर्डर पॉइंट। देखिए एक टर्म होता है आपका रीऑर्डर लेवल। ठीक है, एक आपका टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल बेटा क्या होता है कि रीऑर्डर लेवल एक पॉइंट होता है ना,
जहां पर क्या होता है कि हमारी जो स्टॉक होती है वो खत्म होने वाली होती है, जो हमारी स्टॉक होती है वो खत्म होने वाली होती है, वो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हमें फिर से ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें हमें फिर से ऑर्डर करना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है कंपनी में, तो जो भी हमारा मटेरियल है वो खत्म हो जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्शन चल रहा है वो डिमांड के अनुसार पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। इसके लिए हमें और मटेरियल की जरूरत है। तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि रीऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देते हैं फिर से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारा मटेरियल है उसका हम फिर से क्या करते हैं, फिर से हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं, री ऑर्डर लेवल। तो अब उसी में क्या होता है, एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं री ऑर्डर पॉइंट, ठीक है, री ऑर्डर पॉइंट। तो यानी कि किस पॉइंट पे हमने क्या करना है, फिर से ऑर्डर करना है ना। वह पॉइंट जिसपे हम फिर से ऑर्डर कर रहे हैं उसको बोलते हैं री ऑर्डर पॉइंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि रीऑर्डर पॉइंट का फार्मूला क्या होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो याद रखना है, इसका सिंपल सा फार्मूला है, जो आपका ए जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि लीड टाइम डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी, जितने भी आपके क्वेश्चन ईओक्यू से रिलेटेड हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ईओक्यू स्टैंड्स फॉर, ईओक्यू स्टैंड्स फॉर, यानी कि ईओक्यू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ईओक्यू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, ईओक्यू का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाए, है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्या कह रहा है कि अनदर नेम फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ईओक्यू का दूसरा नाम पूछ रहा है वो, ईओक्यू को और हम क्या कहते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, ईओक्यू को कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, आपको याद रखना है। तो आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए, जो आपका ईओक्यू का ग्राफ होता है वो किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है, वो जो ईओक्यू का ग्राफ है वो किसके किसके बीच में खींचा गया है। तो आपको याद रखना है, यहां मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, कुछ इस तरह से आपका जो है ग्राफ होता है ना। तो आपको ये याद रखना है, जो आपका ईओक्यू का ग्राफ होता है वो आपका जो है किसके किसके बीच में होता है। तो आपका जो वाई, जो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। तो ये जो आपका ग्राफ होता है ये किसके किसके बीच में होता है, कॉस्ट पर पीस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो वाई एक्सेस पे होता है वो क्या होता है, कॉस्ट पर पीस, यानी कोई भी मटेरियल है उसकी एक की कॉस्ट कितनी है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पर पीस। और वाई, और जो आपका एक्स एक्सिस है उसमें होता है आपका बैच साइज। बैच का मतलब ये है कि आप कितना ऑर्डर कर रहे हो, है ना, 100 200 300 400 500। तो वह ग्राफ जो आपका कॉस्ट पर पीस और बैच के बीच में बनता है, बैच साइज, है ना, बैच साइज के बीच में बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईओक्यू, ईओक्यू ग्राफ, ईओक्यू ग्राफ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वाई एक्सिस में क्या होता है और एक्स एक्सिस में क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो आपका जो है ये हो गया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये हो गया आपका। तो अभी सर आप देख लीजिए आपका आंसर जो है कौन सा है, कॉस्ट पर पीस वर्सेस बेस्ट साइड। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है वो। अब वो क्या कह रहा है, सिंपल सा जो है आपसे कह रहा है कि ओ ईओक्यू का फार्मूला क्या होता है ना। ईओक्यू का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, ई से इकोनॉमिक, ओ से ऑर्डर, क्यू से क्वांटिटी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है,
इसका दूसरा नाम और हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक बेस क्वांटिटी। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, ठीक है। तो आप देखिए, हमेशा आपको याद रखना है इसका जो फॉर्मूला है, तो वो क्या कहते हैं, बुक में आपको कई सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, क्या कहते हैं, जो भी आपका फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला आपको सिंपल सा याद रखना है, और इसमें जो वर्ड्स के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो वर्ड जो आपका सिंबल यूज हुए हैं, उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है ई ओ क्यू बराबर होता है, वो होता है अंडर रूट, ठीक है, ये याद रखिए आप। उसके बाद फिर 2 इंटू सी, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर आपको सिंबल का नाम बताता हूं इसका मतलब क्या क्या है। सी ओ, ये मतलब बहुत, ये नीचे जो है सफिक्स में जो है ओ लगा दिया है, ठीक है, इंटू डी अपॉन सी सी। अब देखिए ये एक ही टर्म है सी, बस इसको पहचानने के लिए हमने ये सी कौन सा वाला है, तो ये नीचे छोटा सा हमने ओ बना लिया है, ये सी एक ही है। इसी तरह से ये सी एक ही है, ये कौन सा सी है, इसको पहचानने के लिए हमने छोटा सी बना लिया है। अब देखिए, टू का मतलब तो टू ही होता है, ठीक है। अब सीओ का मतलब क्या है, सीओ का मतलब क्या है वो देखना है आपको। सीओ का मतलब है आपका ऑर्डर कॉस्ट। ओ का मतलब क्या है, ऑर्डर। यहाँ पे ओ इसलिए लिख लिया कि हमें याद रहे कि कौन सी कॉस्ट है, तो ये आपकी ऑर्डर कॉस्ट है। और ये जितनी भी कॉस्ट हैं या जो भी सिंबल्स हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये जो है ईयरली हो रहा है। यानी ये सब हम लोग जो है, ये सब जो है ईयरली देखेंगे, एक साल का देख रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है पर एनम, इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है वो, ठीक है, ये आपको याद रखना है पर एनम। तो सीओ का मतलब क्या हो गया, सीओ का मतलब आपका हो गया कि भाई ऑर्डर कॉस्ट पर एनम, यानी आपने जो भी ऑर्डर करा है, तो एक साल में उसकी कॉस्ट कितनी आई, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो है आपका सी सी है, सी सी ये क्या है, आपने मटेरियल को स्टोर करा, एक साल आपने मटेरियल को स्टोर करा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उसके बाद जो है, जो बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई यही तो होता है, मटेरियल आपका स्टोरेज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जब आप स्टोर कर रहे हो उसको साल साल भर, तो खर्चा भी होगा, है ना, लाइट बिजली पंखा, आपका जो भी खर्चा होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीसी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग का मतलब ये है कि जो भी आप रख रहे हो उसको एक साल तक, उसी का मतलब कैरिंग है। तो ये हो जाता है आपका कैरिंग और कॉस्ट, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, यही पर एनम होता है। तो ये आपका, आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका सिंपल सा वो क्या बोल देता है, उसके बाद सिंपल सा आपका जो दूसरा सिंबल यूज हुआ है वो आपका हुआ है डी। डी का मतलब होता है डिमांड, यानी कि जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपके ऑर्डर्स हैं, वो कितने आ रहे हैं, ये भी जो है आपका ईयरली होता है, ठीक है। तो अब देख लेंगे आप फॉर्मूला, ये आपने लिख लिया, अब देख लेंगे इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू सी ओ यानी कि ऑर्डर कॉस्ट इंटू डी यानी कि डिमांड, उसके बाद पूरे में डिवाइड हो जाएगा सी सी यानी कैरिंग कॉस्ट, और इसकी पावर 1/2, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसमें बहुत सारे मैंने आपको नए टर्म भी बताए, तो आपको जो है अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। और ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, और इसी 10 क्वेश्चन में से जो है 20 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, 25 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, यही सिर्फ 10 क्वेश्चन की थ्योरी यूज करके, है ना। और उसके बाद जो है ये जो ईओ क्यू है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला एग्जाम में आना ही आना है, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो और उसके बाद क्या है कि हो सकता है मे बी इसके ऊपर वो न्यूमेरिकल दे दे, वैसे नहीं देगा,
लेकिन अगर दे देगा तो सिंपल सा आपको वैल्यू दे देगा CO, CC और D की। आप सिंपल सा जो है वैल्यू पुट करिएगा और आंसर पाइएगा, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 7 के, है ना, जो कि आपका स्टोर्स मैनेजमेंट है, यानी कि भंडार प्रबंधन। और इन क्वेश्चन में आपकी जो PDF वगैरह है मैं लिंक में आपको दे दूंगा, आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन हो आपको क्वेश्चनों में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।